अमीर चंद वर्सेस चुन्नीलाल, क्या कहा गया इसमें? द डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डज नॉट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएटिंग एस्टेट्स और इंटरेस्ट इन लैंड विच हैड ऑलरेडी एक्रूड। ये लाइन आपको बिना फैक्ट से समझ में नहीं आएगी, तो इसमें दोबारा समझाऊंगा। अब इसे पहले फैक्ट्स देखते हैं है क्या इसमें। द टेनेंट ऑफ ए हाउस वॉज इविक्टेड इन टर्म्स ऑफ ए डिक्री। The tenant filed an application for the restoration of the possession and the same was granted। लीजिए अब एक का समझिए क्या है। वही टेनेंट का मामला, एक था टेनेंट और दूसरा था लैंडलॉर्ड। टेनेंट के अगेंस्ट इविक्शन सूट फाइल किया गया और दैट वाज डिसाइडेड अगेंस्ट द टेनेंट। टेनेंट के विरुद्ध वो केस जीत लिया। अब टेनेंट गए साहब उसकी अपील में एंड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, और अल्टीमेटली टेनेंट केस जीता एंड द रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन वाज ग्रांटेड इन हिज फेवर। तो यहां पर देखिए आप, डिक्री किसके फेवर में पास हो गई? किसके फेवर में पास हुई बताइए डिक्री? कम ऑन, टेनेंट के फेवर में। टेनेंट ने क्या प्रेयर की थी? रिस्टोरेशन ऑफ द पोजेशन ऑफ द लैंड। जो जगह उससे खाली करवाई जा रही थी उसी को मुझे वापस दिलाया जाए, और कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन भी दे दिया। नाउ दिस लैंड इज टू बी रिस्टोर्ड टू द टेनेंट। अभी किसके कब्जे में है? अभी ये आ गया है, ये आप लेसर कह सकते हैं इसको, लेसर के कब्जे में आ गया, लैंडलॉर्ड के कब्जे में आ चुका है बाय डिक्री। लेकिन अब कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने बोल दिया कि नो, इट इज टू बी रिटर्न, पोजेशन बी रिस्टोर्ड। पोजेशन देना होगा टेनेंट का। फिर कहां जाएगा टेनेंट? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाएगा। उस डिक्री को, जो डिक्री उसके फेवर में कोर्ट ने दी है, उसको एग्जीक्यूट कराएगा। सही है, एग्जीक्यूशन में जाएंगे आप, तो एग्जीक्यूशन में चले जाइए। एग्जीक्यूशन में लैंडलॉर्ड का प्लीज समझिए, बोले आओ लैंडलॉर्ड साहब। Landlord then pleaded the building standing on the land had been demolished by the municipal committee. Now there was only vacant land and therefore no building. Tenant was not entitled to the land. The contract of lease had become impossible. ये इसका कहना था। अब मैं समझाता हूं कोर्ट ने क्या कहा, समझिए इस बात को। हाँ साहब, लैंडलॉर्ड है आप, बताइए क्या कहना है। हुजूर, जिसकी बात कर रहे हैं आप, जो रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन की बात कर रहे हैं, वो बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और मैंने नहीं गिराई, वो म्युनिसिपल कमेटी ने ढा दी वो। अब इसको कहां बैठाओगे टेनेंट को? नाउ द पोजेशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बिकॉज वह बिल्डिंग ही नहीं है। पोजेशन किसका देना था? बिल्डिंग का देना था। टेनेंट को क्या ऑक्यूपाई करनी थी? बिल्डिंग करनी थी। अब बिल्डिंग ही नहीं है वहां पर, तो हुजूर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो गया। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड, इट इज नो मोर पॉसिबल टू परफॉर्म इट। कोर्ट ने कहा भाई साहब इधर आओ जरा, आपको पढ़ाया था, ध्रुवदेव पढ़ा था आपने, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई नहीं होती है। यहां पर केस डिफरेंट हो गया। अब क्यों डिफरेंट हो गया समझिए। ऑलरेडी यहां पर जो राइट्स थे इन फेवर ऑफ टेनेंट, दोज हैव ऑलरेडी एक्रूड इन दिस केस। ये जो लाइन है, अब आप समझ पाएंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। The doctrine of frustration does not apply to contracts। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होती है जो कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं? क्रिएट इंटरेस्ट इन लैंड में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। कौन से? विच हैड ऑलरेडी एक्रूड। समझे? इसको मैं समझाता हूं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा किसी के फेवर में, किसी लैंड में कोई इंटरेस्ट क्रिएट होता हो,
जैसे कि इस केस में हुआ था, आपका जो जो लीज एग्रीमेंट है, दैट एग्रीमेंट, दैट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ टेनेंट. He was in possession, then he was evicted, which was restored. तो ऑलरेडी उसके फेवर में इंटरेस्ट हैड बीन एक्रूड. नाउ यू कैन नॉट टेक अवे. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस केस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज हैज नॉट बिकम इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस. अब बना दी दोबारा बिल्डिंग. इम्पॉसिबिलिटी कहां पर है यहां? Where is the impossibility? You want to apply doctrine of frustration, but where is the impossibility? Impossibility है कहां लाला जी? बना दो दोबारा बिल्डिंग, फिर दे देना इसको. नो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. पढ़ा देता हूं, समझा चुका. It was held that contract of lease had not become impossible of performance because लैंडलॉर्ड कुड रिकंस्ट्रक्ट द प्रीमाइसिस. दोबारा प्रीमाइस रिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे इन द सेम फॉर्म इन विच दे एग्जिस्टेड बिफोर द डिमोलिशन. डिमोलिशन से पहले जिस तरीके का मकान था, जो भी था, प्रॉपर्टी थी, आप वैसा बना सकते हैं. देयर इज नो इम्पॉसिबिलिटी. तो व्हाई टू अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हियर इन दिस केस? एंड द राइट्स ऑफ द लेसर एंड लेसी would then be available in respect of the new premises. तो अल्टीमेटली कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं और यहां पर इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस है नहीं. तो कृपया करके आप बिल्डिंग बनाइए, टेनेंट साहब को जगह दीजिए, बात खत्म कीजिए. आपके पास समझ में आई? हाँ या ना? एक है हमारे सौरभ बॉस, ये बॉस है. इनका एक क्वेश्चन है, सर अगर बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से गिर जाता फिर भी कोर्ट सेम ऑर्डर दे सकता है? अब मैं आपको बताता हूं. आप जाइए, एक केस मैंने कई साल पहले पढ़ाया था आपको, है ना. वो केस था टेलर का, है ना, टेलर वर्सेस कैटवेल का. देखो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं. टेलर वर्सेस कैटवेल, इसमें क्या हुआ था? म्यूजिक हॉल की हायरिंग की बात थी. कल ही पढ़ाया था, ठीक है, कल ही पढ़ाया था, सही है. मैंने कहा ना 50 साल पहले पढ़ाया था, तो कह रहा कल ही पढ़ाया था, याद है, ठीक है. इस केस में, टेलर वर्सेस कैटवेल के केस में, जो हायरिंग होनी थी वो होनी थी म्यूजिक हॉल की, लेकिन दैट वाज एग्जीक्यूटरी. अभी कब्जे में आया नहीं था वो दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बिफोर यू टुक द पोजीशन ऑफ दैट. तो दैट वाज द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. पास में इसी तरीके से आपने क्रेल वर्सेस हेनरी पढ़ा था. यहां पर भी फ्लैट लिया गया था किराए पर, एग्रीमेंट यही हुआ था, लेकिन उसका पोजीशन भी नहीं लिया गया था. दैट वाज स्टिल एग्जीक्यूटरी. लेकिन अगर आप टेनेंट के रूप में फ्लैट में घुस गए, बिल्डिंग में घुस गए, सही. अब क्या हो गया? ये द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड. नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस केस इवन इफ दी वो जो बाद में फ्लैट अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर चुके हैं और दूसरी बात आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है. और जो 2 केस लॉ मैंने पढ़ाए हैं आपको, उनकी रेशो यही है. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. आई बिलीव आपको समझ में आ गई होगी बात अब, हाँ या ना? अब अर्थक्वेक ने गिराया या फिर किसी और बिल्डिंग, किसी म्यूनिसिपैलिटी ने गिराया फ्लैट, बिल्डिंग लेसर को, लैंडलॉर्ड को, तो फिर वो प्रॉपर्टी बनाकर ही देनी पड़ेगी. समझे? चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. कोल कंपनी, केजे कोल लिमिटेड वर्सेस मर्केंटाइल बैंक, ये क्या कहती है समझिए. इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हुई या नहीं हुई?
इसको देखते हैं फैक्ट्स क्या है। The mercantile bank had advanced huge sums of money to this coal company through overdrafts, ओडी करके, यानी कि लोन दिया था बैंक ने इस कंपनी को। कोल कंपनी है ये। देर आफ्टर कोल कंपनी वॉज नेशनलाइज्ड। कितने लोग समझते हैं राष्ट्रीयकरण होना? नेशनलाइज्ड का मीनिंग कितने लोग समझते हैं, ये मैं समझाऊं। Thereafter the coal company was nationalized, उसके बाद में इस कंपनी को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। राष्ट्रीयकृत होने का मतलब है, नेशनलाइज होने का मतलब है कि अब इस कंपनी को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, अब इसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास आ गया। दिस इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। ऐसे ही नेशनलाइजेशन बैंक है। जैसे मान लीजिए शशांक शेखर की अपनी एक दुकान हो, मान लीजिए बुटीक चलाते हो ये, ठीक, मोदी जी की नज़र पड़ जाए, ये जो बुटीक है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, नेशनलाइज्ड कर दो उसको, तो इनके बुटीक का राष्ट्रीयकरण हो गया। अब बुटीक किसकी प्रॉपर्टी हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, इस तरीके से। तो ये होता है नेशनलाइज्ड होना। तो ये जो कोल कंपनी है, दिस वॉज नेशनलाइज्ड का मतलब ये हुआ, नाउ दिस वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट नाउ। गुड, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या था, इस कंपनी ने क्या ले रखा था? पहले से लोन ले रखा था। किससे ले रखा था? मर्केंटाइल बैंक से ले रखा था। सो दे हैव टेकन ह्यूज लोन फ्रॉम द मर्केंटाइल बैंक। नाउ व्हाट द मर्केंटाइल बैंक विल डू? They will try to recover the loan. Therefore, action was taken by the bank to recover back the amount of loan with interest. Return the loan amount with interest. Company pleaded no liability to pay. No, we are no more liable to pay now. बैंक ने कहा भैया पैसा दो, हमारा ब्याज सहित दो। कंपनी ने कहा नो लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस। कंपनी ने कहा इस ग्राउंड पर नहीं है, ऑन द ग्राउंड दैट आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ द कंपनी द कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक शुड बी डीम्ड टू बी फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्ली ऑफ द कोल कंपनी। कोल कंपनी का कहना था कि नेशनलाइजेशन के बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड माना जाना चाहिए। The contract shall be deemed to be frustrated after nationalization. ये किसका प्ली है? This plea is of the coal company. कोल कंपनी ने क्या किया था? This coal company has taken huge loan. Later on, this company was taken over by the government. The bank sued the company to recover its loan with interest. Then this company pleaded, no, we have no liability to pay you because that the action of the nationalization led this contract to be frustrated. राष्ट्रीयकरण होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब आप हमसे कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के सामने दरियाफ्त की, कोर्ट ने कहा नो, दिस इज नॉट सच चेंज इन दी मैनेजमेंट सिंप्लिसिटर। क्या? चेंज इन, कहा? मैनेजमेंट सिंप्लिसिटर कैन नॉट अमाउंट टू सुपरवेंशन ऑफ एन इवेंट फ्रस्ट्रेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट such could not absolve the company from liability to repay the loan with interest। कह रहे क्या बात कर दी? Just this is not an event which can lead to the frustration of contract, not at all. Just because of nationalization there is change in the management। ये वैसा इवेंट नहीं हुआ है कि जिससे परफेक्ट फ्रस्ट्रेट हो रहा हो। यहां पर केवल कंपनी का मैनेजमेंट है। पहले प्राइवेट लोग मैनेजमेंट देख रहे थे, अब एक सरकारी अमला देख रहा है बस। अब सरकार के मैनेजमेंट में है, कंपनी से यू विल हैव टू रिपे इट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज नॉट अप्लाइड इन दिस केस।
तो दिस इज ओवर, मरकापुर पढ़ा हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहां कहां फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही है, आपने देखा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होती है, ये हमने पढ़ा पीछे। और कुछ और देखा हम लोगों ने कहां कहां पर अप्लाई हुई। मरकापुर में हुआ था, जहां पर पिगडंग वाला केस था, उसमें डॉक्ट्रिन फ्रस्ट्रेशन अप्लाइड हुई थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर। नो फ्रस्ट्रेशन बाय mere likely delay in performance, P4 प्लिम्स। क्या मतलब है इस बात का कि अगर केवल परफॉर्मेंस में डिले हो रहा हो, mere डिले, लाइकली डिले, कि केवल परफॉर्मेंस में थोड़ा देर हो जाएगी, परफॉर्मेंस में भी डिलेड, इज नॉट इक्वल टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक होता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कि इसको परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, और एक दूसरी बात क्या है साहब कि इसकी परफॉर्मेंस में डिले हो जाएगा। तो डिले के केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को अप्लाई आप नहीं करेंगे। केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसी पर तो सारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंडिया में इसी के नाम से जानी जाती है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीरम। चलिए, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीरम क्या कहता है? बेसिकली बात यह है कि फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इट इज नेसेसरी दैट द परफॉर्मेंस शुड बिकम अनलॉफुल और इम्पॉसिबल। समझे कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को अप्लाई करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड कि या तो परफॉर्मेंस अनलॉफुल हो जाए या फिर इम्पॉसिबल हो। अनलॉफुल और इम्पॉसिबल, अनलॉफुल और इम्पॉसिबल। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज टोटली एब्सेंट हो जाना चाहिए। ऐसा इवेंट हो, इवेंट शुड बी सच दैट द ऑब्जेक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड। ओनली इन दोज केसेस यू विल अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। समझे? इम्पॉसिबल या अनलॉफुल, मियर डिले के केसेस में नहीं करेंगे। ये रहे फैक्ट्स आपके सामने। क्या है ये, समझ लीजिए। पढ़वा देता हूं फिर समझाऊंगा। डिफेंडेंट कंपनी वाज द ओनर ऑफ ए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। इट स्टार्टेड ए स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज। ऐसे समझ लीजिए जैसे आजकल के बिल्डर हैं, वो एक कहते हैं कि हाँ यहाँ हम आपको फ्लैट बना के देंगे, यहाँ पर आपको विला बना के देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो रेजिडेंशियल स्कीम्स आती हैं उसी तरीके की बात है। एक ये डिफेंडेंट कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी मान लीजिए, इनके दे आर ओनर ऑफ लार्ज लैंड एंड नाउ दे हैव लॉन्च्ड ए स्कीम। जैसे आप देखते हैं अपने शहरों में अलग तरह की ये स्कीम वो स्कीम लॉन्च होती रहती है कि हम डेवलप करेंगे लैंड और यहाँ पर रेजिडेंशियल पर्पज से हम लोग एकोमोडेशन आपको देंगे। यहाँ पर समझे आप? द परचेजर ऑफ द लैंड वॉज टू पे सम अर्नेस्ट मनी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एज हैपेंस एवरीवेयर। कि जो परचेजर है वो कुछ ना कुछ एडवांस देगा, अर्नेस्ट मनी देगा, अग्रिम राशि देगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ये भी बात सही है, ये भी हो गया इस केस में। फिर क्या हुआ, पढ़ लीजिए, बहुत टेक्निकल नहीं है ये। डिफेंडेंट अंडरटुक टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स एंड ड्रेन्स नेसेसरी फॉर मेकिंग द लैंड सुटेबल फॉर बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल पर्पजेस। रेजिडेंशियल जो डिफेंडेंट है ये, इस डिफेंडेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली किस बात की? टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स एंड ड्रेन्स। वो सड़कें बनाएगा, डेवलप करेगा, वो वहां से नालियां वगैरह ड्रेन्स बनाएगा, जो कि जरूरी है किस बात के लिए? रेजिडेंशियल पर्पजेस के लिए। जो जरूरी सड़कें हैं, ड्रेन्स हैं, ये काम हम करके देंगे आपको। एंड एज सून एज दे आर कंप्लीटेड, जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा, द परचेजर वॉज टू कंप्लीट द कन्वेयंस बाय पेमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ द कंसिडरेशन मनी। बस यहां तक मैं समझाता हूं आपको, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं ही हूं बिल्डर हूं और आप सब लोग खरीदार हैं। मैंने कहा कि देखो ये हमारा लैंड है, ये नक्शा है, हम यहाँ पर इसको बना कर देंगे आपको।
और यहाँ से हम रोड बनाएंगे, वहाँ से ड्रेन्स जाएंगी। इस तरीके से अगर आपको बुकिंग करनी है तो एडवांस दे दीजिए, और जब हम ये रोड वगैरह सब निकाल देंगे, ड्रेन्स वगैरह सब बना देंगे, उस समय पर फिर आपको जो है आपके फेयर में सेल डीड हो जाएगी, कन्वेंस एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फिर उस समय आप बैलेंस पेमेंट कर देना हमें। इट्स वेरी फेयर। ममता मैडम ने कहा यस यस इट्स वेरी फेयर सर, यस यस प्लीज टेक द एडवांस। तो प्लेंटिफ एग्रीड टू परचेज वन सच प्लॉट एंड पेड अर्नेस्ट मनी ऑफ रुपीज 101 रुपए मिल गए साहब, एडवांस में मिल गए इसमें पर। ये तो बिल्कुल वही चल रहा है जैसे एग्रीमेंट होते हैं। अब ट्विस्ट आएगा, अब एक इवेंट आएगा। ये समझिए, ये है इवेंट, झगड़े की जड़। बिफोर द डिफेंडेंट कुड मेक above stated development, considerable portion of the land was requisitioned by the government during Second World War for military purposes. This is इससे पहले की जो कंपनी उस पर कुछ काम शुरू कर पाती, सरकार ने मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। काफी बड़ा हिस्सा, सारा नहीं, काफी बड़ा हिस्सा सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द मिलिट्री पर्पजेस। क्यों? उस समय टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अब ये हुआ, कंपनी का कहना यह था कि ये जो इवेंट हुआ, जो गवर्नमेंट ने ले लिया, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए। ये बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा। आगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कंपनी ने क्या कहा? कंपनी यानी कि डिफेंडेंट वांटेड टू कैंसिल द एग्रीमेंट मेनली ऑन द ग्राउंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज टू डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन एज परफॉर्मेंस बिकेम इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सुपरविनिंग इवेंट्स। कंपनी डिफेंडेंट का कहना था कि बिकॉज ऑफ द सुपरविनिंग इवेंट्स, टेकिंग पोजेशन ऑफ द लैंड बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पजेज इज ए सुपरविनिंग इवेंट। इस इवेंट को सुपरविनिंग इवेंट माना जाना चाहिए बिकॉज इट वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई कैन नॉट डेवलप द लैंड। फॉर मी इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, आई कैन नॉट परफॉर्म इट, and that is why this contract should be considered to be frustrated, hence void, hence I should not be liable for anything now. I should be exempted from performing this contract. Please let me know आपको यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? डिफेंडेंट का प्लीज समझ में आया आपको? डिफेंडेंट ने क्या कहा? डिफेंडेंट ने कहा कि ये लैंड गवर्नमेंट ने ले ली है, मैं डेवलप नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो चुका है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है ये। Everyone, very good. Now, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट बड़ी स्मार्ट है, देखो क्या कहा। Worth noting thing in this case was that there was absolutely no time limit fixed for which the roads and drains were to be made. कि सुनिए बिल्डर साहब, इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इस कोई टाइम लिमिट दे रखी हो आपको कि विद इन 1 ईयर आपने करना हो, विद इन 2 ईयर आपने करना हो। काहे डरते हो आप? कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट। प्लेंटिव बाबू जल्दी है आपको? नहीं जनाब, पढ़ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट आप। दिस वॉज एंटायरली लेफ्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डिफेंडेंट कंपनी। परचेजर डिड नॉट फील कंसर्न अबाउट इट। मुझे कोई चिंता ही नहीं है, सब कुछ इनकी कन्वीनियंस पे, कंपनी जब चाहे डेवलप कर दे, कोई बात नहीं, प्लॉट हमारा है बस। समझे? ये झगड़े कब होते हैं पता है? जब लैंड की वैल्यू बढ़ने लगती है और किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि भाई किसी तरीके से रीसेल करने का मौका मिल जाए हायर प्राइस पे, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो। लेकिन यहाँ परचेजर भी समझदार है, कोई नहीं, हमें जल्दबाजी है ही नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई एग्रीमेंट में भी लिखा नहीं है हमने कब तक करना है इसको। एक तो कोर्ट ने ये कहा।
कि देयर इज नो टाइम लिमिट, इट मीन एटलीस्ट इट कैन बी डिलेड. परफॉर्मेंस may be delayed only in this case. This has not become impossible, and also requisition of land was only for of a temporary character. गवर्नमेंट ने आपके लैंड को एक्वायर नहीं किया है किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए. इट इज ओनली फॉर द टाइम बीइंग. एक टेम्पररी कैरेक्टर ने टेकन ओवर कर रखा है, हमेशा के लिए नहीं किया है. तो इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस की बात तो मत कीजिए बिल्डर साहब. और जब इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस नहीं है, अनलॉफुलनेस नहीं है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी अप्लाई नहीं होगी. एट द मोस्ट आप ये कह सकते हैं परफॉर्मेंस में बी डिलेड इन सच केस, तो नो प्रॉब्लम. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल नॉट बी अप्लाइड इन दिस केस. Contract was not frustrated in this case. This was the case of what? Satyavrat Ghosh versus Mugniram. The basis, the first case when the Supreme Court explained the doctrine of frustration in India. It is Satyavrat Ghosh versus Mugniram. प्लीज लेट मी नो क्या बात समझ आई आपको. डिड यू गेट इट और नॉट? कम ऑन एवरीवन. सो ये हुई अभी तक की कहानी. अभी कहानी जारी रहेगी. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में कोई कॉमर्शियल डिफिकल्टी है, तो कॉमर्शियल डिफिकल्टी इज नॉट इक्वल टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. आप ये नहीं कह सकते कॉन्ट्रैक्ट में आपको नुकसान हो रहा है तो आप पीछे हटेंगे इससे. तो हम अगली वाली क्लास में देयर विल बी अ सीरीज ऑफ केसेस ऑन दिस पॉइंट ओनली, दैट व्हाट कॉमर्शियल डिफिकल्टी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कॉमर्शियल डिफिकल्टी. ठीक है, तो आज की कहानी हम यहीं खत्म करते हैं. ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप. 18 और 19 की नहीं है, ओके, ये भी करवाएंगे फिर. नहीं है तो ठीक है, 18 19 का करवा देंगे फिर. बहुत जल्दी मैं चाहता हूं जल्दी से खत्म हो, और फिर हम लोग मैं आना चाहता हूं जजमेंट राइटिंग पर. जजमेंट राइटिंग शुरू हो और फिर क्लासेस शुरू हो जीके की, है ना? ठीक है साहब. सो कैसे लगी क्लास आपको, सही बताइए. अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज लीव ए कमेंट. मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए. नहीं चलेगा ना पता, तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट. एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं. नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com, और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए. आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी. यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं, और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए. केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं. वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज. लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं. तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है. थैंक यू वेरी मच.